Hello everyone and welcome to Study IQ IAS. Good morning, good afternoon, good evening whenever you're watching this. मेरा नाम है ऋषभ and welcome to another lecture of Economics Optional as well as Economics GS Paper 3. बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं, एक नया इनिशिएटिव और या कहो एक नया प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रिसेंटली, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है और ग्रीन एनर्जी इज़ द न्यू बेबी ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ गवर्नमेंट वर्ल्ड लीडर बनने का सोच रही है, बीट सोलर पावर, बीट ग्रीन हाइड्रोजन, बीट विंड पावर और बीट हाइड्रो पावर, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला नया प्लेटफॉर्म, एकदम रीसेंट न्यूज़ में है ये, ठीक है। एंड इट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल, क्योंकि पॉलिसी रिलेटेड प्रीलिम्स में खासकर ग्रीन एनर्जी पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स जीएस के लिए ज़रूरी है और प्रीलिम्स के लिए भी ज़रूरी है। तो है आपका एक ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव जो कि भारत ने या इंडियन गवर्नमेंट ने वाया द मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। भारत यानी हम, ठीक है, भारत यानी हम, हमारा देश। क्लीन टेक मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करना जो क्लीन एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाने में हेल्प करे। भाई नाम ऐसा रखा गया इसीलिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। ओके, बट आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार याद दिला दे कि इफ यू वांट द पीडीएफ्स or you want more value added materials regarding economics for both your mains as well as prelims that will include current affair as well as MCQs, you can join me on my telegram channel। तो आपको हमारे डिस्कशंस के PDF भी मिल जाएंगे, आपको वैल्यू एडेड मटेरियल्स भी मिल जाएंगे, बस बजट और इकोनॉमिक सर्वे आने दीजिए, आपको MCQs भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन मी हियर, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। यू कैन आस्क डाउट्स हियर ऑल्सो, कोई भी डाउट, सिर्फ ऑप्शनल का डाउट नहीं, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट अगर आपको डाउट है, कोई भी डाउट आ रहा है आपको एग्ज़ाम रिलेटेड, कंटेंट रिलेटेड, चाहे आप PCS दे रहे हों, IAS दे रहे, UPSC दे रहे हो, PCS दे रहे हो, या फिर आप दे रहे हो कोई ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पे इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, यू कैन आस्क हियर। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको डाउट पूछने में हिचक है, यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी हियर, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। ओके, दिस इज़ द लिंक फॉर माई चैनल। बट आई विल, फिर से मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, आपको सजेस्ट कर दें कि अगर आप सीरियस थोड़ा सिंसियर एस्पिरेंट हैं तो कम यूज़ करें, इट्स वेरी एडिक्टिव, ठीक है। एंड आई ऑल्सो यूज़ इट ओनली व्हेन देयर इज़ अ पिंग ऑफ एक किसी स्टूडेंट का पिंग आ गया, कोई मैसेज आ गया कि आई वांट अ सपोर्ट और कोई डाउट है, तो आई ऑल्सो यूज़ इट फॉर दैट पर्पज़ ओनली। सो आई विल सजेस्ट यू ऑल्सो यूज़ इंस्टाग्राम फॉर अ वेरी लिमिटेड पर्पज़। हम ये बात मान रहे हैं कि UPSC अब मीम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बट वहाँ से आपको जानकारी नहीं आनी चाहिए, आपकी किताबों, आपके कोर्स, आपके मेंटोर टीचर से आपको जानकारियाँ मिलनी चाहिए। UPSC में ज़्यादातर वही पूछते हैं, मीम्स आज भी एक ही पूछा जाएगा, ठीक। नाउ मूविंग फॉरवर्ड अबाउट दिस, ठीक है। तो कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? सो इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स कॉमर्स, ठीक है, एट भारत क्लीन एनर्जी फोरम दैट इज बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो लॉन्च किया गया बाय मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। नाउ द क्वेश्चन टू यू इज, क्योंकि आप लोग ये देखते हैं और आप देखते देखते सो ना जाएं, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स जिन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है? हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स दैट इज लॉन्च दिस इनिशिएटिव, ठीक है। सो भारत क्लीन एनर्जी फोरम पे जो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, ये कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? आई हैव टोल्ड यू मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, यू जस्ट हैव टू नेम
who is the Minister of Commerce. Now moving forward, what are the objectives of this भारत क्लीन टेक एनर्जी प्लेटफॉर्म? ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? खुद सोच के देखो कि अगर कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है, कोई भी प्लेटफॉर्म, तो वो एक तरह से ईज ऑफ एक्सेस देता है चीज़ों का, ईज ऑफ एक्सेस रिपोर्ट्स जनरेट करने का, ईज ऑफ एक्सेस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, ईज ऑफ एक्सेस सर्विसेज प्रोवाइड करने का। तो वही इसका भी ऑब्जेक्टिव है, दैट इज इनहेंस द क्लीन टेक वैल्यू चेन। क्लीन टेक वैल्यू चेन्स मीन्स द वैल्यू चेन्स or the chains that are working for solar, wind, hydropower or working in green hydrogen sector, इनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाए where they can connect with each other, where they can मार्केट लिंकिंग में हेल्प मिले। मार्केट लिंकिंग मतलब समझ रहे हो कि जैसे मान लो कोई सोलर मैन्युफैक्चरर है, ठीक, और उसने फोटोवोल्टाइक सेल बनाया, उस सेल को एक अगले मैन्युफैक्चरर तक या ट्रेडर तक पहुंचाने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए तो आपकी ट्रैकिंग भी हो जाएगी। ट्रैकिंग कैसे? कि मिनिस्ट्री को पता हो जाएगा कि भाई हमने कितना प्रोड्यूस किया है, कितना हम आगे बढ़ पाए। अब से 200 गीगावाट हमने अचीव कर लिया अक्टूबर 2024 में एज रिन्यूएबल एनर्जी। 46% के आसपास हम रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हैं ओवरऑल, जितना हम एनर्जी बना रहे हैं उससे, ठीक है। तो अगर एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ट्रैक करने में आसानी होगी, प्लस सेलर और बायर को मिलने में आसानी होगी। सो देयर विल बी अ एनहांसमेंट इन क्लीन टेक वैल्यू चेन। सारे के सारे, मतलब अगर आप चेन समझो कि एक है जिसने ये सोलर फोटोवोल्टाइक सेल बनाया, ठीक, ये कनेक्ट हो गया किससे? जो पूरी की पूरी प्लेट सोलर मान लो प्लेट्स बना रहा है, वो कनेक्ट हो गया इन्वर्टर से, ठीक है, और ये सब मिलकर कनेक्ट हो गया एक ट्रेडर से। तो एक वैल्यू चेन बन गई ना, ताकि कंज्यूमर तक सीमलेसली कम से कम टाइम में और कम एफर्ट में पहुंच सके प्रोडक्ट बन के, ठीक। उसके बाद प्रमोट सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस इन व्हाट? सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी, और एनर्जी भी कौन सी? क्लीन एनर्जी। सो दिस इज टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन क्लीन एनर्जी। याद दिला दे, इंडिया इकलौता ऐसा देश है जो 8 साल पहले ही अपना क्लीन एनर्जी टारगेट पूरा कर चुका है। मैनी पीपल हैड डाउट कि क्या हम 100 गीगावाट सोलर तक कभी पहुंच पाएंगे। 2022 टारगेट था, तो अगर गॉड फॉरबिड कोविड नहीं आया होता, क्योंकि हम 91 गीगावाट तक अचीव कर चुके हैं, इंक्लूडिंग हमारा रूफटॉप सोलर हो या सोलर पार्क्स हो। सो वी हैव डन फिनोमिनली वेल इन एज इफ द क्लीन एनर्जी सेक्टर इज कंसर्न्ड इन द कंट्री। तो इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राउड, ठीक है। तो अगर हम प्राउड हो रहे हैं तो इससे 2-3 चीज़ें हम सीख सकते हैं। पहला, हमारी एनर्जी क्लीन होगी और हम बनेंगे सेल्फ रिलायंट। और सेल्फ रिलायंट से क्या मतलब है कि देखो, आज भी क्या होता है ना कि कभी मानसून आया, ज़्यादा आ गया या कम आया, तो इट हैम्पर्स आवर कोल प्रोडक्शन। सो वी हैव टू इम्पोर्ट द कोल। कोल इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो हम डिपेंड कहाँ हो गए? जब हम 6 से 7-8% कोल अपना विदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं, सो वी आर स्टिल डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेन कंट्रीज फॉर आवर एनर्जी डिपेंडेंसी, ठीक है। तो अगर सेल्फ रिलायंट या सेल्फ डिपेंडेंट बनना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यू एनर्जी की तरफ देखना होगा। आज जो हम 46 पॉइंट समथिंग टारगेट, मतलब 47% हम अपनी एनर्जी क्लीन एनर्जी से बनाते हैं टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, उसको बढ़ा के, क्योंकि अभी हम लगभग 200 गीगावाट पहुंचे हैं, 2030 में हमारा टारगेट है 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन तक पहुंचना। लेट्स सी वी कैन अचीव इट और नॉट, बट हमारा जो टारगेट था 200 गीगावाट पहुंचने का 2030 में, जो हमने UNFCCC को दिया था, वो हम पूरा कर चुके हैं। ये हमारा इंटरनल टारगेट, लेट्स सी इफ वी कैन डू इट और नॉट। और 500 गीगावाट अगर हमें अपनी एनर्जी कैपेसिटी पहुंचानी है तो हमारे 2 चीज़ करनी होगी। डोमेस्टिक वैल्यू चेन्स, यानी डोमेस्टिक वैल्यू चेन्स को और बढ़ाना होगा थ्रू स्कीम्स लाइक PLI। हाँ, लेकिन PLI स्कीम हमेशा नहीं चल सकती, तो सेल्फ डिपेंडेंट बनाना होगा इन वैल्यू चेन्स को भी कि ये सस्टेनेबली अपना बिजनेस कर सके। तो प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी, especially clean energy, so that our dependence on foreign coals or imported coal will reduce. That will reduce our energy cost also, which is very high. Not just for commercial sector it is very high, for household sector is the energy cost is also very high if we compare it with US और China, ठीक है। और that's why हमारी consumption भी कम है। On foster collaboration with what? With innovators, ठीक है, इंडस्ट्री लीडर्स,
एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, कोलैबोरेशन मीन्स जितना ज़्यादा कोलैबोरेट करेंगे, मान लो किसी के पास ज्ञान है, ठीक है, कोई ने किसी ने पीएचडी की हुई है सोलर साइंस के ऊपर, ठीक है, अगर वो इनोवेटर एंटरप्रेन्योर के साथ मिल गया तो दे कैन डेवलप अ बिग बिजनेस, बेटर बिजनेस, सो दैट दे कैन टेक देयर बिजनेस टू अ स्केलेबल लेवल, और वो इकोनॉमिकली वायबल कर सकेंगे, और भारत का जो क्लीन एनर्जी का टारगेट है उसको जल्दी और ज़्यादा एफिशिएंटली पूरा करने में हेल्प कर सकेंगे। तो दैट्स वाई फॉस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन द इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स एंड बिटवीन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द क्लीन एनर्जी सेक्टर, जैसे बैटरी सेल, सोलर सेक्टर, केमिकल सेक्टर। बैटरी सेल बनाने के लिए आपको सिर्फ लिथियम आयन थोड़ी चाहिए, आपको एनोड कैथोड भी चाहिए, ठीक है, तो आपको आपके केमिस्ट्री आनी चाहिए। केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ लिथियम एनर्जी यानी कि जो आयरन लिथियम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उनका, इंपोर्टर्स का एक ओवरऑल कोलैबोरेशन, सो दैट द एफिशिएंसी कैन इंक्रीज एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन बी फास्टर। तभी तो हम इम्प्रूव कर पाएंगे। और ये सब कैसे पॉसिबल होगा? इफ़ वी हैव अ सिंगल प्लेटफॉर्म। और वो सिंगल प्लेटफॉर्म क्या है जिसका ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं? व्हाट इज द सिंगल प्लेटफॉर्म? जस्ट आस्किंग यू सो दैट याद रहेगी आप सुन रहे हैं या नहीं मेरी बात। राइट इट, व्हाट इज द प्लेटफॉर्म दैट द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, भारत क्लाइमेट फोरम। भारत क्लाइमेट फोरम बेसिकली अभी एक बैठक है एक तरह से, जहाँ पे ये बात चल रही है कि हाउ वी हैव अचीव्ड आवर नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स। नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स, जिसको आप कई बार और नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, जिसको हम एनडीसी कहते हैं। हर देश का एक एनडीसी होता है, भारत का भी एक नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो हमने खुद से टारगेट तय किए हैं अपने लिए, ठीक है, कि हम ये अचीव करेंगे सो दैट एनवायरनमेंट को हम कुछ प्रोवाइड कर सके। जैसे हमारा टारगेट था कि 2030 तक हम 200 गीगावाट क्लीन एनर्जी बनाएंगे। ये टारगेट हम 8 साल पहले 2022 में ही पूरा कर चुके हैं, सोचो। दूसरा टारगेट था कि हम लोग डीकपलिंग करेंगे 2030 तक। डीकपलिंग मतलब हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है, ठीक, और जो हमारा एमिशन ग्रोथ है, तो हमारा एमिशन ग्रोथ वो कम रहेगा जीडीपी ग्रोथ से। इस टारगेट को भी 2030 में पूरा करना था, हमने इसको 2019 में पूरा कर लिया है डीकपलिंग को। और इंडिया इज वन ऑफ द ओनली फ्यू कंट्रीज, और मेरे ख्याल से तो ओनली कंट्री है जो अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के लिए सजग है और सीरियस है और काम कर रहा है और अचीव कर रहा है टारगेट्स को। अब जैसे 2040 वाला टारगेट है हमारा, 2045 वाला टारगेट है, वो भी हम अचीव कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज वी आर एक्टिवली वर्किंग टू इम्प्रूव आवर ट्री कवर, ठीक है, वी आर रिड्यूसिंग आवर एमिशंस बिकॉज वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। इसीलिए तो हमारा इंटरनल टारगेट 500 गीगावाट का है। तो हम कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए वो प्लेटफॉर्म है, ठीक ना। मूविंग फॉरवर्ड, ओके, मूविंग फॉरवर्ड से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग। So this is the first new prime batch for the economics optional people जो 2026 टारगेट कर रहे हैं। ये मैं फिर से बता दूं, 2026 वालों के लिए पहला प्राइम बैच है, वेल क्यूरेटेड बैच, कि आपका समय से ना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो बल्कि कम से कम 7-8 बार आप रिवाइज भी कर सकें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकें, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने आप को रेडी कर सकें। तो ये जो बैच है हमारा वो 22 जनवरी को क्लोज हो रहा है। अब 22 जनवरी को कोई बैच क्लोज हो रहा है तो मैं आज क्यों बोल रहा हूं कि आज ले लो, टेक एडमिशन टुडे। व्हाई? बिकॉज आवर सेल इज एंडिंग टुडे। 15 जनवरी यानी कि आज हमारी सेल खत्म हो रही है, और 15 जनवरी यानी आज अगर सेल पे अगर आप ये कोर्स लेते हैं और यूज करते हैं कोड HS Live, if you use the code HS Live, remember this code HS Live, senior faculty code, across study IQ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। बट हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की, तो आपको कोर्स मिलेगा 12,999 रुपीज़ का। रिमेंबर दिस सेल, आज लास्ट डे है, बैच क्लोजिंग 22 को है, बट इस कॉस्ट पे आपको, इस प्राइस पे आपको नहीं मिलेगा फिर ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का बैच दैट इंक्लूड्स टेस्ट सीरीज। रिमेंबर कि सिर्फ टेस्ट सीरीज मार्केट में 15-20 हज़ार की मिलती है, सिर्फ टेस्ट सीरीज, और उसमें भी आपको इवैल्यूएशन मिलेगा या नहीं यू डोंट नो, बट वी आर हियर टू इवैल्यूएट यू, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो हम लोग साथ ही करते हैं, वो तो क्लास का ही पार्ट है।
तो जस्ट रिमेंबर दिस कि अगर आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो आपको आपका सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा रखे, जो कि पिछले 10 साल से है भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, और साथ ही साथ आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जहाँ पे आपका टीचर बैठा के आपको कम से कम 7-8 बार रिवाइज कराए लिखवा के, तो आ जाइए, बस प्रोसेस फॉलो करिए, सिंसियरली पढ़िए और सीरियस मत रहिए। हमारी क्लास बहुत सीरियसली नहीं चलती है वैसे भी, तो आप आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन में भारत सरकार की मदद भी कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट रिमेंबर 22 को हमारा बैच बंद हो जाएगा, पहला बैच है हमारा 2026 का, और आज हमारा लास्ट डे है। इस कॉस्ट पे आपको फिर नहीं मिलेगा ये कोर्स, रिमेंबर दिस, द कॉस्ट आर गोइंग टू राइज। तो आज आपके पास आखिरी मौका है, इफ़ यू वांट यू कैन यूज द कोड HS Live टू गेट द कोर्स एट 1299। इसके रिगार्डिंग आपको अगर और कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीन एनर्जी ग्रोथ। अब आप सोचिए कि अगर क्लीन एनर्जी सेक्टर बनता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जो कि अभी 6.4% के आसपास है। क्या ये बढ़ेगी? तो हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी, बिकॉज न्यू मैन्युफैक्चरिंग विल बी एडेड, न्यू मैन्युफैक्चरिंग विल बी एडेड, इट विल क्रिएट जॉब्स, और कम जॉब्स नहीं मिलेंगी, इट विल क्रिएट एटलीस्ट 6 to 7 मिलियन जॉब्स। तो जो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, यानी जॉबलेस ग्रोथ का प्रॉब्लम है, वो कम होगा, एम्प्लॉयमेंट विल राइज, एम्प्लॉयमेंट विल राइज मीन्स इनकम विल राइज, इनकम विल राइज मीन्स डिमांड विल राइज, इफ द डिमांड विल राइज it will lead to higher economic growth. Remember this, ये है हमारा वर्चुअस साइकिल, जितना ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना बेहतर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और कोई भी नए सेक्टर में हमें शुरू से इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। हाँ, सरकार मदद कर रही है, कैसे? PLI स्कीम्स, सब्सिडीज के थ्रू। हाँ, बट इसके ऊपर डिपेंडेंस प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे अगले 5 से 6 साल में कम करनी होगी, एंड दे विल हैव टू डेवलप अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल दैट कैन सस्टेन एंड सपोर्ट इटसेल्फ इन द लॉन्ग रन। ठीक, एनर्जी इंडिपेंडेंस कैसे मिलेगी? आज जो हम 7% तक कोल इंपोर्ट कर रहे हैं लगभग, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास या तो बारिश हो जा रही है, सूखा पड़ जा रहा है। ठीक है, अब सूखा पड़ जा रहा है तो हमारे पास रिजर्वायर में पानी नहीं है, हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जा रहा है। बहुत बारिश हो जा रही है तब भी हम डैम से गेट नहीं खोल सकते, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जा रहा है। ठीक है, तो अब कोयला तो हमारे पास लिमिटेड है ना, कितना ही निकाल लेंगे। तो हमें जब एनर्जी, हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का प्रोडक्शन कम होगा तो कहीं से तो बढ़ाएंगे, तो थर्मल पावर के ऊपर प्रेशर लोड बढ़ेगा, तो कोल का इम्पोर्ट बढ़ेगा और हम विदेश के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो 7% कोल इम्पोर्ट है, प्लस floods and drought can impact hydroelectricity also, so we should always try to find better and more efficient ways to make energy and make ourselves energy independent as well as energy sufficient। और जितना हम एनर्जी सरप्लस होते जाएंगे उतना कॉस्ट हमारी कम होगी, एंड इट विल सपोर्ट द इंडस्ट्री एज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल गो डाउन। ठीक है, जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो कम होगा। कनेक्शंस ऐसे बनते हैं इकोनॉमी में। अब खुद सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम होगी तो कितना बड़ा इफेक्ट आएगा कि कॉस्ट कम हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, जो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो थोड़ा सस्ता मिल पाएगा। कितनी बड़ी बात है ये। और जितना सस्ता मिलेगा उतना नए लोग अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सोलर पावर हो, ठीक है, चाहे वो विंड पावर हो, चाहे कोई भी पावर हो। लोअर इन्वेस्टमेंट, अगर कम पैसा लगेगा तो ज़्यादा लोग उसको प्रेफर करेंगे। इसीलिए जैसे EV की गाड़ियों के ऊपर सरकार सब्सिडी देती है, क्यों देती है? ताकि वो इक्वल हो जाए या थोड़ा कम रेट पे मिल जाए ट्रेडिशनल स्कूटर्स के अगेंस्ट में। ठीक है, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो हो गए। ठीक है, लो डिपेंडेंस ऑन कोल पावर थर्मल प्लांट्स। ठीक है, व्हाट विल इट डू? हमारे जो कार्बन एमिशन है उसको सिग्निफिकेंटली कम कर देगा। देखो, आज हम लगभग 450 गीगावाट एनर्जी बना रहे हैं, वो हम आगे देखते हैं अभी। उसमें से हम 46% यानी 200 गीगावाट के आसपास क्लीन एनर्जी से बना रहे हैं।
ये जो हमारा रिक्वायरमेंट है आज भी लगभग जो हमारी पीक डिमांड है उससे 2% 3% कम है, यानी हमें और बिजली बनानी है। और वो जो और बिजली बनानी है वो बिजली हम कितना ज़्यादा क्लीन एनर्जी से बना सकें वो हमारा टारगेट होना चाहिए। वही सरकार का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट पहुंचने का। चलिए वो टारगेट देख लेते हैं, इंडिया का अचीवमेंट क्या है ग्रीन एनर्जी में, क्योंकि हम बात तो कर रहे हैं तब से। तो याद रहे रिन्यूएबल एनर्जी से हम 200 गीगावाट अक्टूबर 2024 में अचीव कर चुके हैं। कर तो हम पहले ही चुके हैं, बट अक्टूबर 2024 में 200 गीगावाट हम अचीव कर चुके हैं। ठीक है, 2022 में 175 गीगावाट कर लिया था जो हमारा टारगेट था, अब 200 गीगावाट कर चुके। ठीक, हमारी टोटल कैपेसिटी है लगभग 450 गीगावाट, दैट इज स्टिल 2% लेस देन आवर पीक डिमांड। याद रहे ये बात। तो हमें अपनी एनर्जी कैपेसिटी बढ़ानी है अगले 6 साल में। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ता देखना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी। सोचो फैक्ट्री चलाना हो, ठीक है, इवन पानी साफ करना हो, कुछ भी करना हो, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लॉट ऑफ एनर्जी टू इन अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू प्रोवाइड चीपर इलेक्ट्रिसिटी टू एमएसएमईज, ताकि एमएसएमई जो हमारी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो भी बेहतर प्रोडक्शन कर सके, इनको चीप रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। तो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ देखनी है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन आपका बढ़ेगा एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट शुड कम डाउन, वो कम डाउन होनी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट का टारगेट है 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल सोर्सेज से बाय 2030। अब सोचो आज हमारा ओवरऑल जो हम बना रहे हैं वही है 450 गीगावाट, यानी समझ के देखो कि अगले 5 साल में लगभग इससे ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट लेके चल रहे हैं। यानी हमारी ओवरऑल जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की लगभग 600-700 के आसपास गीगावाट के आसपास रहेगी, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 5 साल में ग्रो करता है तो। और उसके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मेकिंग सेक्टर को ग्रो कराना ही होगा, नहीं तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट के उस जाल में फंस जाएंगे। विथ एआई कमिंग सर्विस सेक्टर विल बी हिट एंड इफ आवर मैन्युफैक्चरिंग डज नॉट कैच अप वी विल बी इन बिग बिग ट्रबल। ठीक, अब याद रहे कि इस 200 गीगावाट में से सबसे ज़्यादा सोलर पावर है नंबर 1, सेकेंड पे हाइड्रो पावर है, थर्ड पे विंड पावर है। हाइड्रो पावर 52 गीगावाट, विंड पावर 47 गीगावाट और बायोमास 11 गीगावाट। रिमेंबर दिस, एकदम लेटेस्ट पीआईबी का डेटा है ये। ऑल्सो रिमेंबर द टॉप 4 स्टेट्स, और ये है आपका होमवर्क भी। टॉप 4 स्टेट्स आर राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। सो 30 गीगावाट मैक्सिमम एंड 22 गीगावाट फोर्थ नंबर पे जो स्टेट है। सोचो कि जो 200 गीगावाट क्लीन एनर्जी बना रहे हैं उसमें से 30 गीगावाट सिर्फ राजस्थान में बन रही है। दिस इंक्लूड सोलर पावर एज वेल एज विंड पावर। ठीक है, अब राजस्थान में ही, या बता दे रहे हैं, राजस्थान में ही लार्जेस्ट सोलर पार्क ऑफ द वर्ल्ड है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड? दिस इज योर होमवर्क, कमेंट डाउन बिलो, ताकि मुझे मालूम हो कि आप रिलेट कर पा रहे हैं चीज़ों को और साथ साथ आप सुन रहे हैं चीज़ों को और आप थोड़ी रिसर्च भी करके आ रहे हैं। सो रिमेंबर, ये आपका होमवर्क है। सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, जो भी सही आंसर होगा आई विल गिव इट अ लाइक। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड? तो 2 क्वेश्चन है आज के। पहला, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, एंड सेकंड, लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड। और ये मत सोचना कि हम भूल जाएंगे। सो कमेंट इट, और इफ यू लाइक दिस सेशन, लाइक दिस। मिलते हैं ऐसे ही किसी और सेशन में, इंटरैक्टिव सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। एंड रिमेंबर, आज लास्ट डे है आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल चीपेस्ट प्राइस पे लेने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, वी विल मीट अगेन सून।